इस स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करिए, आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं। सभी छात्रों को, अपने व्यूअर्स को नमस्कार। और चूंकि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ हैं। हमारा प्रकरण है, टॉपिक है संतुलन मूल्य एवं बाजार मूल्य। इससे पहले कि हम बाजार मूल्य और संतुलन मूल्य के बारे में आपसे विशेष और विस्तार से चर्चा करें, मूल्य निर्धारण की जो अवधारणा है उसको जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका विचार है कि मूल्य पूर्ण रूपेण उपयोगिता पर निर्भर करता है। किस चीज पर? उपयोगिता पर। उपयोगिता पर निर्भर है मूल्य। उपयोगिता के दृष्टिकोण से दो क्वेश्चन हैं। पहला, हम वस्तु के लिए कीमत क्यों देते हैं, मूल्य क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? वस्तु के लिए मूल्य क्यों देते हैं? मैं समझता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वस्तु हमारे लिए आवश्यक होती है, उपयोगी होती है, उससे हमें कुछ संतुष्टि मिलती है, वो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, इसलिए मूल्य देते हैं। समझ में आ गया? हम वस्तु के लिए मूल्य क्यों देते हैं? क्योंकि वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, वो हमारी किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट करती है, इसलिए हम वस्तु के लिए मूल्य देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और है, हम अधिक से अधिक वस्तु के लिए कितना मूल्य देंगे या दे सकते हैं? हम अधिक से अधिक वस्तु के लिए कितना मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपको आता है। हम वस्तु के लिए केवल उतना ही मूल्य देते हैं जितनी कि वो हमारे लिए उपयोगिता रखती है। सपोज अगर कोई ब्रेड हमारे लिए 10 रुपए के बराबर उपयोगिता रखती है तो हम 10 ही रुपए देंगे, 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। आप केला खरीदने बाजार में जाते हैं, केले वाले से पूछते केला क्या भाव है, वो कहता 50 रुपए दर्जन। आप कहते नहीं, 50 रुपए नहीं, 40 रुपए दर्जन दो, तो 1 दर्जन केला दे दो। क्यों? क्योंकि आपके लिए केले की उपयोगिता 40 रुपए के बराबर है, 40 रुपए दर्जन के बराबर है, इसलिए आप उससे ज्यादा मूल्य नहीं दे रहे।
वो कहता है नहीं 50 रुपए दे देना, बोले छोड़ो नहीं लेते। समझ गए ना? यानी हम अधिक से अधिक वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देते। वस्तु की अंतिम इकाई की जो उपयोगिता है, हम यहाँ पे कितना मूल्य देंगे? सीमांत उपयोगिता के बराबर। सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देंगे। अर्थात कितना देंगे? सीमांत उपयोगिता के बराबर देंगे। अब ये सीमांत उपयोगिता मैं आपको उपयोगिता विश्लेषण में बता चुका हूं। उपयोगिता किसे कहते हैं ये भी बता चुका हूं, लेकिन पुनः स्पष्ट कर देता हूं। किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का वह गुण, वह शक्ति, वह सामर्थ्य जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है: कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है, उसके जो उत्तरोत्तर इकाइयों की एक के बाद एक इकाइयों की जो सीमांत उपयोगिता है, उनको जो तो देते कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। या वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो एक इकाई का ही उपभोग नहीं करते, अपितु उससे अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी की एक इकाई नहीं खाते, एक रोटी नहीं खाते, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, और जिनकी भूख ज्यादा होती है वो 5वीं भी, 6वीं भी, 7वीं भी, तो एक के बाद एक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं। उपभोग की इकाइयों में एक अधिक रोटी का उपभोग करने से या एक कम रोटी का उपभोग करने से हमारी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि अथवा कमी होती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैंने बहुत अच्छा करके आपको समझाया है और इसके सूत्र भी दिए हैं। आप लोग, मैं यहाँ पे एक सूत्र लिख दे रहा हूं, आप उसको जरा ध्यान से देखिए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ये बराबर होता है TUN +1 माइनस TUN। एक सूत्र तो ये हो गया आपका, जिससे आप सीमांत उपयोगिता ज्ञात करते हैं। दूसरा सूत्र आपका है MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है TUN माइनस TUN -1। ये दो सूत्र मैंने यहां लिख दिए हैं। और कुल उपयोगिता का सूत्र यानी TUN इकाइयों की ये होती है MU1 + MU2 सो ऑन MUN। n इकाइयों तक जोड़ दीजिए, कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता कुल यानी कि कुल उपयोगिता जो है एक अधिक इकाई, यदि हम n इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, एक अधिक इकाई का यानी n+1 इकाइयों का उपभोग करें, तो हमारी TUN n इकाइयों की जो उपयोगिता थी, कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई है, यानी n+1 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है, उसमें से हम घटा देंगे तो हमको सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। एक यदि हम एक कम इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी TUN जितनी थी उसमें से एक कम इकाई की उपयोगिता को घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें n इकाइयों की उपयोगिता 100 के बराबर प्राप्त हो रही है, एक कम इकाई का उपभोग हम करते हैं तो हमें 70 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता 30 के बराबर होगी, MU = 30।
ये तो ये सूत्र हो गया। इस सूत्र में क्या है कि मान लीजिए अब एक अधिक इकाई का 120 इकाई हमें उपयोगिता मिल रही है और पहले थी हमारी 100, तो अब जो है एम यू बराबर कितना होगा, 20 के बराबर होगा। तो ये मैं पहले आपको अच्छे करके समझा चुका हूँ, इसको मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र मैंने लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे करके याद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको निकाल रहा हूं। यहां यही बात हम कह रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य जो है किसी भी कीमत पर उपभोक्ता नहीं देता है, वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। तो ये दो क्वेश्चन उपयोगिता पर मूल्य चूंकि निर्भर करता है, ठीक है। कुछ अर्थशास्त्र का विचार है कि वस्तु का मूल्य उपयोगिता पर निर्भर करता है और पूर्ण रूप में, है ना, सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। उपयोगिता का मतलब क्या है? उपयोगिता का मतलब है मांग। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता होगी तो आप मांग करोगे, समझ गए ना। मांग का मतलब है उपयोगिता, एक ही बात है। अब ये तो मांग पक्ष है, मांग का ये पक्ष है, मांग पक्ष उपयोगिता पर निर्भर है। ये बात आपकी अच्छे करके समझ में आ रही होगी। अब कुछ लोगों का विचार है, कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है, क्या विचार है कि वस्तु का मूल्य लागत पर निर्भर करता है, उपयोगिता पर तो करता ही है, लेकिन लागत पर निर्भर करता है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि वस्तु का मूल्य किस पर, उत्पादन लागत। अगर हम उत्पादकों के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पादक लागत पर निर्भर करता है वस्तु का मूल्य। मूल्य किस पर निर्भर है? उत्पादन लागत पर। ये इस पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कोई विक्रेता या उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य क्यों लेता है? उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य क्यों लेता है? ये तो अभी क्वेश्चन बहुत दूर है, पहले इसको समझ लेते हैं ना। संतुलन मूल्य, बाजार मूल्य, यहां तो हम पहले इसको समझें। उत्पादक मूल्य क्यों लेता है? क्योंकि देखिए, उत्पादन के 5 साधन: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। आपकी किताब में 4 ही है, आप 4 ही लिखिए। मैं पहले भी आ चुका है, संगठन नहीं है। क्योंकि उत्पादक जब किसी वस्तु को बनाता है तो उसे भूमि लगानी पड़ती है, चाहे वो किराए पे लेके लगाए या अपनी लगाए, क्योंकि बिना भूमि के तो कुछ नहीं। उसके अलावा उसको श्रमिक लगाने पड़ते हैं, मजदूर। उसके अलावा उसको मशीन लगानी पड़ती है, अर्थात पूंजी लगानी पड़ती है, और प्रबंध लगाना पड़ता है, मैनेजर वगैरह रखने पड़ते हैं देखभाल के लिए, सुपरवाइजर वगैरह रखने पड़ते हैं, और उसे जोखिम उठाना पड़ता है, साहस का कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि कुछ ना कुछ उन्हें खर्च करना पड़ता है, जैसे कच्चे माल की लागत है, मूल्य है, राशि यानी पूंजीगत परिसंपत्ति का है, राशि व्यय है, बिजली का बिल है, विद्युत व्यय है, विज्ञापन व्यय है, इत्यादि बहुत सारे खर्च उसको उठाने पड़ते हैं। ये उत्पादन लागत में आप जानेंगे। क्योंकि बहुत सारी लागतें उसको लगानी पड़ती हैं, इसलिए मूल्य देता है। समझ में आया आंसर? चूंकि उत्पादक को अपनी वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लागतें लगानी पड़ती हैं, इसलिए उत्पादक वस्तु वो कम से कम कितना लेगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न 2, उत्पादक अपनी वस्तु
के लिए कम से कम कितना मूल्य लेगा। तो यहां भी वही बात है, वस्तु की अंतिम इकाई पर जो उसने खर्च किया है, वस्तु की अंतिम इकाई को बनाने के लिए, वस्तु की अंतिम इकाई को उत्पन्न करने के लिए, जिसको हम सीमांत इकाई कहते हैं, उस पर जितना उसने खर्च किया है उसके बराबर वो मूल्य जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि अगर उससे कम मूल्य लेगा तो उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, सीमांत मूल्य के बराबर लेगा। तो कुछ का विचार था कि मूल्य उपयोगिता पर निर्भर करता है, और कुछ का विचार है मूल्य लागत पर निर्भर करता है। आप क्या कहोगे, किस पर निर्भर करेगा, लागत पर या उपयोगिता पर? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे उपयोगिता पर, कोई कहेगा लागत पर। नहीं, अब मैं मार्शल का आपको मार्शल ने इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय किया है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि जिस प्रकार हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि किसी कैंची का कैंची का जो दो फलक होते हैं ना, ये हमारी कैंची है, देखिए मैं बना देता हूं इस कैंची को, ठीक है। ये कैंची है, इस कैंची के दो फलक हैं, ये ऊपर वाला फलक है और ये नीचे वाला फलक, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक। और इनके बीच में ये कागज रख दिया मैंने, ठीक है, ये कागज रख दिया मैंने इनके बीच में। क्या आप बता पाएंगे कि ये कैंची का कौन सा फलक कागज को काट रहा, ऊपर वाला या नीचे वाला? विवाद कर सकते हैं। मैं कहूंगा नीचे वाला, आप कहोगे ऊपर वाला, मैं कहूंगा ऊपर वाला, आप कहोगे नीचे वाला। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि कैंची का दोनों, कैंची का ना तो ऊपर वाला ना नीचे वाला, भले दोनों फलक मिलकर कागज को काटते हैं। इसी प्रकार से ये ऊपर वाला फलक है उपयोगिता और नीचे वाला फलक है लागत। देखिए, किसी वस्तु में उपयोगिता होगी तो मांग होगी, और यदि लागतें लगाओगे तो पूर्ति होगी। ठीक है, जिस प्रकार कागज को हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि कागज को कैंची का नीचे वाला फलक या ऊपर वाला फलक काटता है, ठीक इसी प्रकार हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि वस्तु का मूल्य उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है अथवा उत्पादन लागत के द्वारा, यानी मांग के द्वारा निर्धारित होता है या पूर्ति के द्वारा। वस्तुतः वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। किसकी शक्ति के द्वारा? मांग पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा।
मूल्य निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति के सापेक्ष शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। अब बात है ना कि मांग और पूर्ति की शक्तियों को समायोजन हेतु कितना समय मिलता है। जितना समय ज्यादा होगा मूल्य निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और जितना समय कम होगा मांग का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये देखिए, एक चित्र में यहां बना दे रहा हूं। रेखाएं अगर तिरछी हो जाए तो आप सीधी कर लीजिए। ये देखिए, ये मांग वक्र है, चाहे तो ऐसा बना लीजिए मांग वक्र, और ये है पूर्ति वक्र। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात ई बिंदु से ओ एक्स के समांतर हमने ये पी बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा, और ई बिंदु से यदि ओ वाई के समांतर रेखा डालोगे तो ये क्यू बिंदु हमें मिल जाएगा। ये मांग और पूर्ति है। और ये मूल्य है। यहां पर ये दिखाया गया कि वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति द्वारा होता है, और उस बिंदु पर होता है जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ई बिंदु वह बिंदु है जहां पर मांग और पूर्ति में संतुलन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य ओपी के बराबर तथा मांग और पूर्ति ओक्यू के बराबर निर्धारित हो रही है। तो किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का ही महत्व होता है। ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये आपने अच्छे करके समझ लिया होगा। इसको अपनी किताब से अच्छे करके पढ़ लीजिए, है ना, मूल्य निर्धारण। ठीक है, अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। हमारा मूल टॉपिक है संतुलन मूल्य अथवा बाजार मूल्य। संतुलन मूल्य किसे कहते हैं, बाजार मूल्य किसे कहते हैं? तो देखिए, समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। समय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 अति अल्पकाल, 2 3 दीर्घकाल, 4 अति दीर्घकाल। ये हमेशा काम आने वाली चीज है बेटा, इसको याद कर लेना अच्छी करके। ये कभी ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा आपके काम। अति अल्पकाल बहुत ही छोटा समय, मान लीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह, 1 वर्ष। अल्पकाल, अल्पकाल को 1 वर्ष तक भी नहीं ले जाना हमने, 1 हफ्ता, 1 दिन तक ही रखेंगे। जैसे जो बहुत ही शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, उनका जो बाजार होता है वो अति अल्पकालीन होता है। उन्हें ज्यादा समय तक आप नहीं रख सकते। जैसे दही है, दूध है, पनीर है, मछली है, हरी सब्जियां हैं, इनका जो ये जो वस्तुएं हैं अल्पकाल, अति अल्पकालीन वस्तुएं होती हैं। अल्पकालीन वस्तुएं जैसे आटा, गेहूं, आटा वगैरह 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक है। तो अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल बहुत लंबा समय होता है। और यानी ऐसा करिए 50 वर्ष, 60 वर्षों। दीर्घकाल एक लंबा समय, 10-20 साल का, 25 साल का।
ठीक है, इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन समय को हम 4 भागों में बांटते हैं: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। समझ गए होंगे? याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहां ये बात क्यों आई किस समय? देखिए, संतुलन मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। इसे पूर्ण प्रतियोगिता में निर्धारित होने वाला मूल्य भी कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारित होता है उसको संतुलन मूल्य भी कह सकते हैं आप। दीर्घकाल में निर्धारित होने वाले मूल्य को, इसको हम सामान्य मूल्य भी कहते हैं। सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की दीर्घकाल में शक्तियों के संतुलन के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है उसको सामान्य मूल्य कहते हैं। कैसे? मतलब जैसे ये है, एक इसको कढ़ाई कह सकते हैं आप, भिगोना कह सकते हैं। इसमें हमने गेंद डाल दी, इसको मूल्य समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इस गेंद को हम धीरे से मूव कराएं तो ये गेंद कभी यहां जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, कभी यहां आएगी, ठीक है। और ये इस तरीके से कभी इधर होती रहेगी और बाद में ये यहीं पे रुक जाएगी, यहीं पे लौट आएगी। जब इसका मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो यहीं पे रुकाएगी। ये जो संतुलन है इसको स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, स्थायी संतुलन। और एक ये है उल्टी पैंदी की कढ़ाई, इस पर हमने गेंद रखा है, इसको जरा सा मूव करा देंगे, ये हट जाएगी यहां से, फिर दोबारा लौट के इस स्थिति में नहीं आ पाएगी। ये है स्थायी संतुलन है। स्थायी संतुलन है, स्थायी संतुलन। संतुलन के बारे में इसको हम साम्य भी कहते हैं, या विस्तार से आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। साम्य अर्थात तो संतुलन कई प्रकार का हो। यहां सामान्य मूल्य जो है वो दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, और बाजार मूल्य अल्पकाल में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है। सामान्य मूल्य कभी भी मार्केट में नहीं पाया जाता, बाजार मूल्य हर वक्त मार्केट में पाया जाता है। सामान्य मूल्य में एकदम उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, उच्चावचन नहीं होते हैं। बाजार मूल्य क्षण प्रति क्षण, मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा, दिन प्रति दिन बदलता रहता है। अभी बाजार में जाओगे आलू 4 रुपए किलो, कुछ देर बाद जाओगे 8 रुपए किलो, कुछ देर बाद जाओगे 3 रुपए किलो, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, उच्चावचन होते रहते हैं, है ना। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। कैसा? दीर्घकालीन। और बाजार मूल्य अल्पकालीन। ये काल्पनिक है। बाजार में संतुलन मूल्य काल्पनिक होता है, ये वास्तविक होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है और संतुलन मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। संतुलन मूल्य में एकाएक परिवर्तन नहीं होता, बाजार मूल्य हर क्षण परिवर्तनशील होता है। बाजार मूल्य की प्रवृत्ति होती है, संतुलन मूल्य के आसपास घूमता रहता है, कभी संतुलन मूल्य के बराबर, कभी मूल्य
से के नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बराबर, इस तरीके से उसका होता रहता है। देखिए इस रेखा चित्र को, यह रेखा है संतुलन मिलने की। है ना? और ये बाजार मूल्य है। तो बाजार मूल्य की रेखा ये वाली है जो अप डाउन कर रही है, और संतुलन मूल्य की रेखा वो है, ये बाजार मूल्य है, और ये संतुलन मूल्य है। यहां पे मूल्य पूरा लिख लीजिए। तो बाजार मूल्य जो है संतुलन मूल्य के आसपास, बाजार मूल्य स्थायी रूप से कभी ना कभी बाजार में पाया जाएगा। संतुलन मूल्य कभी बाजार में नहीं पाया जाता है। ये काल्पनिक संतुलन मूल्य काल्पनिक होता है, ये वास्तविक होता है, ये दीर्घकालीन है, वो अल्पकालीन है। ये सारी बातें हैं। इसको बहुत अच्छे करके मैंने समझा दिया है। अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे संतुलन मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर, ठीक है। नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।